अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान। और आज जैसे हम सब जानते हैं जुमा है और जुमे का मतलब है कॉल इन डे। और नंबर्स मैं बता देता हूँ आपको 021-3233-0927 और 27 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। 3 लाइनें हैं। पहले कॉलर हैं हमारे सैयद रशीद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बस सर वो बड़ी अच्छी एक सेइंग है जी। जब जहाज डूबने लगता है तो ये चूहों को पता चल जाता है और वो छलांगे मार लेते हैं। बिल्कुल। तो आज शुरू हो गया हमारे पाकिस्तान में ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। जी जी। ये जो हाउस फाइनेंसिंग का है उस पर थोड़ी इंफॉर्मेटिव आवाम के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो दीनी लिहाज से मैं बात कर लूँ कि आज से 6 महीने पहले जब ये पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की तो सुनिएगा लफ्ज हमारे कप्तान साहब क्या बोल रहे हैं। 5 मरला वाले लोगों को 5% सूद देना पड़ेगा और 7 मरला वाले लोगों को 7%। मदीना की रियासत बनाने जा रहे हैं और सूद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए हमारे कप्तान को कि मदीना की रियासत कभी फला पा ही नहीं सकता। अल्लाह और उसके रसूल से जंग होती है अगर सूद का निजाम आप करते हैं। अब इसकी दुनियावी लिहाज से मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ी रिसर्च करके बैंकों से पता किया। पहला उसकी शर्त यह है कि वो आदमी जिसके पास 30,000 की सैलरी आती हो 2 महीने तक बैंक का रिकॉर्ड दिखाए वो कि 30,000 आ रही है, पहली शर्त। दूसरी ये कि आपने वो 5 या 10% उसको वो देना है, क्या नाम है, डाउन पेमेंट देनी है। आप मुझे बताइए 35 लाख रुपए, इधर आम जो आदमी है 16 से 17,000 कमाने वाला, उसकी किस्त बनती है 10,000 की, तो वो खाएगा क्या? और ये तो सारे अमीर लोग ले जाएंगे और ये बड़े बड़े जाइंट आएंगे, शनाख्ती कार्ड लोगों के लेंगे, उनके नाम से इसको करवा के और बाद में ये सेल करेंगे और वो करेंगे। मैं हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े फाइनेंस के लोग बैठे कप्तान के साथ और उसको होश ही नहीं है कि ये पॉलिसी जाएगी किधर। ये 6 लोगों ने, बड़े बड़े मिजान के बैंक में 6 लोगों ने क्वालिफाई किया है, हजारों ने अप्लाई किया। बताएं 30,000 सैलरी का कोई आदमी आजकल कराची के अंदर गरीब आदमी हो सकता है? MBA और मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, 25,000 20,000 सैलरी पे काम करते हैं। 2 साल की उसकी सैलरी का रिकॉर्ड बैंक में हो तो वो एप्लीकेबल है। अब बताइए 8 लाख रुपए, 35 लाख का 10% या 7%, 8 लाख रुपए जिसके पास हो वो तो जाके मकान ले लेगा 8 लाख का। फिर वो मकान लीज होना चाहिए। अब मुझे बताइए लीज वाला मकान कैसे ये करेंगे पॉलिसी? मैं हैरान हूं कि सिर्फ हवा में बात करनी थी तो कर लें, ये मुर्गी अंडे और भैंसों वाली बात करी इन्होंने और फ्लॉप होने जा रहा है ये। और वो अंडे की जो मुर्गियां दी थी आजकल वो अंडे भी महंगे हो गए। तो मुझे लग रहा है, तो खैर वो तो अब कल कप्तान साहब ने खुद ही एडमिट कर लिया कि हमारी सारी चीजें बॉम्ब्स हो गई, इसलिए कि इन्हें जो उम्मीद थी ना कि मैं पहले दिन कहूंगा $1,000 बाहर से आ जाएंगे, फिर वो शब्बर जैदी साहब जो है इतना टैक्स जमा कर लेंगे और फिर जो है इस तरह मेरी आवाम मेरा साथ देगी। इधर कोई दे सकता है साथ? वो $1,000 मैं शौकत खानम में दे तो सकता हूँ ज़कात का, बट व्हाई शुड आई गिव द $1,000 फॉर द पाकिस्तान? नोबडी। वो आपको डैम का अशर नहीं पता क्या है? 7 साल में 7 अरब रुपए जमा हुए हैं। वो जो कह रहे थे मैं कैंप लगा के बैठ जाऊंगा सिर्फ 7 अरब रुपए जमा हुए हैं। तो ये इमरान को कहां से मिलने थे? इसे $10,000 भी नहीं आए यहाँ, तो कैसे मुल्क चलता? ये मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। इमरान साहब को इनिशिएटिव अब ले लेंगे मेरा ख्याल है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि वो चूहे कूदने शुरू हो गए शिप से, तो अब इनिशिएटिव इमरान को लेना होगा। और कल फिर हमारे ISI और बाजवा साहब ने मीटिंग करके उसको बोल दिया भाई संभालो अभी है। और वो दुरानी साहब भी पहुंच गए शहबाज शरीफ के पास, ये आ गया। जी बिल्कुल ठीक है, तस्वीर खींच दी। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं हमारे रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी जवाब साहब, एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। वो ये है कि जी मेरी कॉल कल किसी ग्रुप पे शेयर होती, वहाँ एक साहब हैं, उनका नाम है मोहम्मद वसीम। वो जिस वक्त पाकिस्तान बना उनकी उम्र 15 साल की थी और वो उनके पोते ने मुझे कॉल की, मोहम्मद हसनैन। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपकी कॉल आती है तो भाइयों से सिर्फ एक छोटी सी बात कर लीजिएगा। वो मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट करके कहा। उन्होंने कहा जी मेरे जो दादा हैं वो 11 सितंबर और 25 दिसंबर को कायद आज़म के मज़ार पे जाते हैं, आजकल व्हील चेयर पे हैं। यानी कि वहाँ
जाके वो कुछ बात करते हैं। वही बात है जी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उन्होंने कहा जी हम कायद आजम से माफी मांगते हुए शर्मिंदा हैं कि हम उनकी बहन को रा का एजेंट और गद्दार पाकिस्तान का लक़ब से नहीं बचा सके, हम पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड होने से नहीं बचा सके, टूटने से, हम पाकिस्तान को फौजी डिक्टेटरों से नहीं बचा सके, हम पाकिस्तान में सस्ता और जल्द इंसाफ की अदालतें नहीं ला सके, और हम पाकिस्तान को मफाद परस्त, लोटे, करप्ट और झूठ बोल के मदीना की रियासत कहने वाले सियासतदानों से नहीं बचा सके। तो मेरा आपसे सवाल है कि आया पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाने वाले अवाम, इदारे, हमारे सियासतदान हैं या इसमें कोई एक है? इसका मुझे जो जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई एक तो नहीं है, कोई एक नहीं है, बड़ा आसान जवाब है। किसी भी चीज़ के पीछे कभी कोई एक नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वेटेज किसकी ज़्यादा और वेटेज किसी कम है, लेकिन वो भी एक डिबेट का ही मसला है जी। क्या करें, बहुत लंबी तारीख है एक पूरी। अगले कॉलर हमारे शहाद सिद्दीकी साहब अगेन कराची से। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इस्तीफा की बात हो रही है, मैं कहता हूँ अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों ही ना दे इस्तीफा, लेकिन जो सेनेट में अपोजिशन वाले जो बैठे हैं, जो माने अपोजिशन की हिमायत याफ्ता है, अगर वो सब इस्तीफा देंगे तो फिर क्या होगा? इसका जरा थोड़ा होगा सर। अभी थोड़ी देर में वो सेनेट इलेक्शंस होने वाली हैं, अभी इस्तीफा देंगे भी सही तो क्या हो जाएगा? हाँ कुछ नहीं सर, वो जो इलेक्टेड है, वो जो रह गए इनके, सर आप सेनेट की बात वो भी अगर इस्तीफा सेनेट की बात कर रहे हैं ना सर शाहद साहब। हेलो जी आप सेनेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो उनकी तो मुद्दत वैसे ही पूरी होने वाली है, तो वो इस्तीफे देना दें, दिस इज इररेलेवेंट। थैंक्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद एहसन साहब हैं मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं। सर मैं बस वही अर्ज करूंगा, आईबीए का जो आपको कहा हुआ था। जी मैंने मैसेज डाला है सर, अभी मुझे इसका कोई पूरा जवाब नहीं मिला है। आपकी सईद गनी से बात? नहीं, सईद गनी से बात हुई है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मतलब मेरी कनेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ी सी बात हुई है, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो यही कह रहे थे कि नहीं अभी कुछ होने वाला है अगेन, लेकिन अभी पूरी मालूमात बदकिस्मती से मुझे पता है कि मैंने कहा था कि आज तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे इसकी पूरी पिक्चर नहीं मिली है। डॉक्टर वकार हैं मुल्तान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आपका ज़रात भाई, जी वो सब भाई क्या हाल है, कैसे खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर जी, वही हमारा तो एक ही वो होता है आपसे फिल वक्त जो मसला चल रहा है। कौन सा वाला सर? बड़े मसले कोरोना वैक्सीन की जो इन्होंने हुकूमत हमारी जो बातें कर रही है, उस पिछले आपके प्रोग्राम में देखता हूँ रेगुलर, तो आपके ने एक वो सिंध की खातून वजीर आई हुई थी, अज़ा पचुओ। हाँ वो कोई जो अज़ा पचुओ जी, सिंध हेल्थ मिनिस्टर। हाँ, जी तो वो मैं देख रहा था, वो कितने तसल्ली बख्श लहजे में सन 2024 का बता रही थी कि हम वैक्सीन कंप्लीट कर सकेंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या एफर्ट कर रही है, गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, ये कहाँ से अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, कोई बंदा गया है किसी मुल्क के पास? अगर कर्जा लेना हो तो जहाज भर भर के चले, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अवाम है। सुन ले सर, नहीं वो हो गया ना, कोई बंदा गया तो मैं उसका जवाब दे जी देता हूँ कि ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री वाले हैं, इनकी 5 कंपनियों से हुकूमत का ये कहना है बातचीत चल रही है, जिसमें चाइनीज़ कंपनी भी हैं, स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है उससे ही बात चल रही है, और जो यूरोपीय दवासाज इदारे हैं उनसे ही बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। बाकायदा यहाँ एक जो स्ट्रक्चर है वो गौर कर रहा है कि कौन सी वैक्सीन जो है अफोर्डेबल है, इफ़ेक्टिव है, और उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। इनमें शायद 1.5-2 महीने और लगेंगे। उसके बाद हुकूमत ये कहती है कि अप्रैल से हमें पहली खेप मौसूल होनी शुरू हो जाएगी। तो एफ़र्ट तो हो रही है। अब ये हो सकता है कि आप को ऐसा लग रहा हो कि जैसे उन्हें जल्दी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो पूरी मार्केट का जायज़ा ले रहे हैं। मार्केट में वैसे भी आपको पता है क्राइसिस है, 90% स्टॉक जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ख़रीद लिया है, तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, मगर आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये क्यों नहीं
एक्टिव होंगे। अगर इनसे इन्होंने नहीं किया, पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही है और पाकिस्तान में नहीं लग रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि सबसे पहले हम किसका गला काटेंगे? हाँ सही है ना, हम तो पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि वसत का ये कल परसों की बात है, मेरी एक बात हुई एक शख्स से जो ये कैनसाइनो वैक्सीन के ट्रायल्स में भी थे, तो कह रहे थे कि यार 18-20 हज़ार लोगों ने वैक्सीन ली। अब उनको ये नहीं पता कि वो वैक्सीन थी या प्लेसिबो थी, क्योंकि ये इस तरह ही टेस्टिंग होती है। चांसेस क्या है, अगेन मैं ऐसे एक एस्टिमेट गैस ही कर रहा हूँ कि हमारे खाते में चाइनीज़ वैक्सीन ही आनी है। तो जब इस पर थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी तो अब बेफिक्र है। जो सवाल आपके जहन में, हमने हमारे सवाल जहन में भी वही सवाल है। चाइनीज वैक्सीन तो बहरीन और यूएई में इस्तेमाल, हाँ, लेकिन उसकी भी 2-3 किस्म की है ना, साइनोवैक है, कैनसाइनो है, तो आई डोंट नो कि हमारे यहाँ कौन सी चीनी प्रोडक्ट की तरह 2-3 किस्म यही होता है। तो इसको हम फॉलो करते रहेंगे, आप बेफिक्र है। मोहम्मद मुजफ्फर हैं कराची से। यही कहना चाह रहा था कि मुस्लिम मुमलिकत बना था कि मुसलमानों के लिए कि यहाँ परेशानी ना हो। माशाल्लाह नमाज में पढ़ते हैं लोग, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सनतें लगी हैं कि लोग कारोबार करें, ठीक है, और लोगों को रोजगार मिले। अगर हम अदालत में जाते हैं कि जनाब ये हमारी फैक्ट्री है और यहाँ गड़बड़ है, रास्ता बंद है, तो कोई हमारी सुनता ही नहीं। जब बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद होश आता है। बिल्कुल, यहाँ एक केस में 14-14 साल लग जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा केस ये होता है, कागजात नहीं होते हैं। अगर वो जाके खड़ा हो जाए जज के पास कि ये कंपनी हमारी है, तो जज बोलते हैं जाओ जी वो कंपनी को डिमोलिश कर दो। अब ऐसे ऑर्डर लेके हम जाते हैं तो कोई सुनता नहीं, तो कहाँ जाएगा आदमी? जब हमारी फैक्ट्रियाँ डिमोलिश कर दी जाएं, बड़ी बड़ी 3-3 हजार गज की, तो हम कहाँ जाएंगे? अब इससे आप हम रोते हैं कि जी कश्मीर में हिंदुओं ने मार दिया, मुसलमान को मार तो रहा है। वजह होगी ना डिमोलिश करने की, वो वजह क्या है? वजह ये है, हमने एक्शन में प्लाट लिया, ठीक है ना, उस पर सच्ची तामीर करते हैं। अगर रास्ता बंद होने का कमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का फड्डा होता है कि जी रास्ता खुलवाएं आप, अगर आग लग जाए, कोई भाग जाए, तो कहाँ से भागेगा इंसान? आग लग जाती है तो कहाँ से भागेगा? ठीक है, बाद में मालिक पकड़ा जाता है। बिल्डिंग कोड्स वगैरह। लेकिन जो इनकी जो मतलब जो लार्जर पॉइंट है वो तो 100% दुरुस्त है ना यार। हाँ, क्योंकि एक तो आप कोर्ट के में जाएं, ठीक है, वहाँ पर सालों साल लगे, आखिर में जब आपको ऑर्डर भी मिलता है, वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये भी तो हमने देखा है ना, मतलब कितनी दफ़ा ये पेंशन, ये हर केस में होता है, हर केस में होता है। तो जो बुनियादी बात है आपकी मुजफ्फर भाई, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जितने लोग सुन रहे हैं और अपने एग्जांपल दो, तो मैंने भी ये चीज़ें भुगती हैं, हम सब ने ये चीज़ें भुगती हैं और पता नहीं कब तक भुगतते रहेंगे। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। इम्तियाज हुसैन है कराची से। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 25 दिसंबर की निस्बत से ही बात करना चाहता हूँ जी। हेलो जी जी सर, बात करें। हाँ, देखें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब और जितने भी उनके रफ़ाकार थे, उनकी रहन सहन, उनके तर्ज जिंदगी तो हमारे किसी पॉलिटिशियन या बड़े लोगों ने अपनाया ही नहीं। और आप एक बात बताएं, क्या उनकी रूह को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तकलीफ नहीं होगी? जो हम लोग मुनाफत करते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि हम उनको मानते हैं, उससे अकीदत रखते हैं और मोहब्बत करते हैं, तो आप मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये क्या मुनाफकत नहीं? हाँ जी है, बिल्कुल है, मुनाफकत है इम्तियाज हुसैन साहब। हम मुंह से कुछ और कहते हैं, दिल में कुछ और समझते हैं, ये है बिल्कुल। और देखें, मेरा ख्याल है कि जितनी तकलीफ की रूह को पहुंचनी थी वो पहुंची गई होगी। हाँ, मेरा ख्याल अब मजीद गुंजाइश नहीं बची सर। यू नो, आई मीन, आई थिंक अब हमें भी थोड़ा सा मूव ऑन कर देना चाहिए, बिकॉज काफ़ी टाइम गुजर गया है। और मेरा ख्याल है कि हमेशा रियर व्यू मिरर में देख कर ना सर गाड़ी नहीं चलती, कभी कभी हमें ये भी देखने चाहिए कि रोड के आगे क्या है। हम हमेशा पीछे ही देख रहे होते हैं ना सर, ये हो गया, ये हो गया। एनीवे, चलें। नदीम कियानी हैं कराची जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मेरा सलाम है आप दोनों हज़रात को। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, उसके बाद सर मेरी तरफ से सर तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो
कायद आज़म की जो है वो सालगिरह मुबारक हो, डे मुबारक हो उनका, और हैप्पी क्रिसमस जी ये सबका। बल्कि ज़रा हटके की टीम की जानिब से भी जो हमारे मसीही भाई हैं उन सबको हमारी पूरी टीम की जानिब से मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस हॉलीडेज। जी फरमाइए। अब सर मेरा मसला ये है कि सर मैं ये चाहता हूँ कि देखें हम गवर्नमेंट चाहे कि कोई भी हो अभी, और जो हमारी अपोजिशन कोई भी है, देखिए सर इसमें हम ये जो सबसे जो तीसरा जो है वो आवाम तीसरी है, ठीक है। और दिन ब दिन इतनी महंगाई होती जा रही है। अब एक मैं हूँ 40,000 कमाने वाला, तो भी मैं 15-20 दिन बाद मेरी तनख्वाह खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ जिनकी 15,000 सैलरी है तो वो किस तरह गुजारा करते हैं। तो वो अभी जितनी भी जो गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई है, इसके अंदर सिर्फ लड़ाई आपस की जो है वो इनकी खाजतें नहीं है कि जब हम गवर्नमेंट की तरह चलाएं और वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको गिराए, ठीक है। मेरा कहना है मतलब ये आवाम का नहीं सोच रही है दोनों, ठीक है। और खुदा मैं इन दोनों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि फौज को मत घसीटे, क्योंकि हमारी पाक फौज जिंदाबाद है, पाइंदाबाद है, पाकिस्तान पाइंदाबाद है, ठीक है। और जब पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी नहीं है फौज, और फौज हमारी जिंदाबाद है, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ये है सबका मसला अगेन, क्योंकि जब लोग देखते हैं ना यार ये टॉप पर तुम सेलेक्टेड हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, सही है थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट होती है, उससे आगे नहीं जाती। इवेंचुअली बंदा कहता है कि यार मेरा क्या होगा, तो पता नहीं। लेकिन इस सियासतदानों की खींचातानी में किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना, किसी का तो हो रहा होगा बॉस। हमें एक तरह से हमारा है, हमें टॉपिक मिल जाता है टॉक करने के लिए, लेकिन और पता नहीं किसका है बॉस। बहरहाल मूसा गर्देजी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम सुन के मेरा ख्याल था कि आप मुल्तान से कॉल कर रहे हैं, लेकिन खैर है जी। मेरा सवाल ये था कि आज कायद आज़म की बर्थडे है, तो जब हम कायद आज़म को की पर्सनालिटी को देखते हैं, और स्पेशली जब उनकी कही हुई बातें, तकरीरें वगैरह जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक तजाद है, कोई ऑलमोस्ट कंफ्यूजन सी है। जैसे कुछ जगहों पर जैसे उनकी बड़ी मशहूर तकरीर है 11 अगस्त की, जिसमें काफ़ी ऐसा लगता है जैसे सेक्युलर से हैं, लेकिन फिर कुछ और तकरीरें हैं, जैसे एक पेशावर में है जिसमें बहुत ही मजहबी और साथ मजहब का सियासत में दखल भी उनकी सोच में नजर आता है। तो असल में और पूरे पाकिस्तान में जो लिबरल्स हैं उन्होंने भी कायद आज़म को ओन किया हुआ है, और जो कंजर्वेटिव लोग हैं उन्होंने भी ओन किया हुआ है। तो असल में कायद आज़म के व्यूज क्या थे? हाँ, गुड क्वेश्चन सर, और इसका कोई अनफॉर्चुनेटली इसका कोई छोटा जवाब नहीं है। हम सब अपने मतलब का कायद ढूंढते हैं, ठीक है, ये तो है, और ये सिर्फ कायद आज़म तक ये बात महदूद नहीं है। आप किसी भी मुल्क के फाउंडर्स को देख लें या जे भी देख लें, हम ये बात भूल जाते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बुनियादी तौर पर एक सियासतदान भी थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मकसद अचीव करना था। उस मकसद को अचीव करने के लिए आपको बहुत मुख्तलिफ ग्रुप्स से मुख्तलिफ किस्म की बातें करनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों को आप कंबाइन कर लें तो फिर ही मकसद पूरा होता है। आई मीन अगेन मुझे पता है कि ये जवाब नाकाफ़ी है, इस पर तो पूरी मतलब किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली इट्स द बेस्ट आई कैन डू। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हमें अगली कॉलर है सादिया रफीक साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। Walaikum salam, sir. Sir, how are both of you? We're fine. I'm fine. I don't know. Wasat, are you okay? Good. Sir, I am a government teacher, government teacher. जी. That's I have to mention because we are not getting winter vacations. ये हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? Winter vacations नहीं मिल रही आपको? नहीं जी, वफाक ने जो ऐलान कर दिया है, पंजाब has announced, other provinces has announced, but we are not getting winter vacations. Plus one more thing.
क्या कहते हैं? सॉरी, क्यों नहीं दे रहे, मतलब क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा? आई डोंट नो। सईद गनी साहब ने जो भी सिंध गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन, वो हमें नहीं कहा गया कि विंटर वेकेशंस टीचर्स को मिलेंगी, इवन स्टूडेंट्स को भी नहीं मिल रही, उनको भी कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस लें। तो ये तो सिर्फ ये मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही है ना, खाली प्राइवेट को तो मिल नो 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 नो, इट्स फॉर प्राइवेट एज वेल। लाइक आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग द सर्कुलर कि जनाब आपकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो थोड़ा सा हम वहाँ से एज अ पेरेंट भी कंसर्न हैं कि एक तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो जाता है, 9 to 120 बहुत लंबा स्क्रीन टाइम होता है बच्चों के लिए, 2 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों को भी कहा जाए कि इतना लंबा स्क्रीन टाइम ना लेके जाए। प्लस 10 जनवरी तक हमारे बच्चे भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, तो वो एक जगलिंग जो है, आप 28 तो देखें कितनी सर्दी की लहर आने वाली है, तो ये हमारे लिए बहुत मसले मसाइल हैं, ये किसी तरह सॉल्व हो। आप भी बात पहुँचाएं सईद गनी तक, ये सॉल्व हो सकता है हुकूमत सिंध ये सोच रही हो कि बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठना है, क्या मसला तो सर्दियों की छुट्टियां क्यों यूं ही गुजार, ये भी हो सकता है। हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं पहली दफा आपसे ही सुन रहा हूँ वैसे। हाँ, लेकिन अगर बाकी सूबों में छुट्टी हो रही है तो मेरा ख्याल है सिंध खरीदो यार, मतलब क्या बड़ी बात है यार। वैसे भी इस साल में ऑन एंड ऑफ ही होता है, बहुत पूरा साल ही इस तरह गुजरा है, पढ़ाई तो हुई नहीं वैसे, कोई इतना बड़ा फर्क तो नहीं। बहरहाल ये इशू तो है, ये तो है। सफदर अब्बास हैं कराची से। जी सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार साहब और वसतुल्लाह साहब, असल में इशू ये जो बयान करना था, आजकल कराची की आबादी को जो इन्होंने हाफ से भी कम डिक्लेयर किया है। सेंसस की बात कर रहे हैं आप? जी, सेंसस की बात कर रहा हूँ। आधी से कम डिफाइन करने के बाद तो ये वाज़ेह तौर पे हो गया कि ना ही प्रोविंशियल असेंबली कराची के साथ है और ना ही वफाकी हुकूमत कराची के साथ है। और हम ये समझते हैं कराची के लोग कि जो 30 साल से मुस्तकिल एक जमात इस हुक्मरानी करती थी, उसमें से बानी 11 साल रहे। उस दौर में कराची ने तरक्की भी की, लेकिन रिमेनिंग दौर में जो उनके चहीते सो कॉल्ड स्कॉलर बन के हम पे मुसल्लत किए गए, सो कॉल्ड एनक्यूएम के नाम पर, फिर उसके नाम पे दूसरी जमातें डिक्लेयर हुई। उसके बाद से जो हमारे साथ ज्यादती और जुल्म किया जा रहा है, और कराची इस वक्त मुकम्मल खत्म हो चुका है, ना ही उसका कोई अब वाली वारिस है। यतीमों की सी जिंदगी है, कचरे पे रह रहे हैं, कचरे की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत वफाकी हो क्या सूबाई, तो हम तो कश्मीरियों से भी बुरी हालत में जिंदगी गुजार, इतना नहीं करते। और हमें ये बताने के अब हमारे पास क्या हल बचा है कि हम क्या करें। बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, हम लोग फुट पांडा पे नौकरियां करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है। इसके बच्चे हमारे, ये तो आपने आखिरी जो बात की है इस पे मैं करूँ कि हुकूमतें कभी भी 100% रोजगार नहीं देती, भले वो जितने मर्जी दावे करें। ये जो आपने फूड पांडा का हवाला दिया, हज़ारों नौजवान जो हैं वो जो बाइक्स पे जो डिलीवरी है, कम से कम ना होने से बेहतर है। सोचिए कि अगर ये नौकरियां भी ना हो तो कितना अंधेर मचेगा इन नौजवानों के लिए। हालांकि ये कतन नाकाफ़ी है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है और इस कंपैरिजन में है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं है। जो आपने मसाइल बयान किए हैं वो अपनी जगह बरहक हैं और उनसे आंखें चुराने का अमल भी जारी। और मरदमशुमारी वाली बात भी, जो तमाम जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी बात से एग्री करते हैं। फ़हीम ज़मान अगर इस पर बात करना शुरू करें तो 3 घंटे लगातार इस पर बात कर सकते हैं कि सेंसस में क्या गलतियाँ थीं, ख़ास तौर पे कराची के लिहाज से। सदरुद्दीन खोसा हैं कराची से। शेख अशफाकपुरी हैं डेरा इस्माइल खान से। जी सर। हेलो, या शायद नहीं है, और सॉरी सदरुद्दीन खोसा कराची से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ज़रार खोड़ो साहब आपसे भी सवाल करूंगा और वसतुल्लाह खान साहब से, तो इसलिए बैठे हैं सर। तो जी मेरा सवाल ये है कि सर ये जो इस वक्त सिस्टम पॉलिटिकल चल रहा है, अगर ये सिस्टम ब्रेक करता है, अगर ये और नए इलेक्शन की तरफ मुल्क जाता है, ठीक है सर, तो क्या जितनी भी इस वक्त पार्टी पॉलिटिकल बड़ी एग्जिस्ट करती हैं कंट्री के अंदर, तो उन पे तो बड़े संगीन जो है ना वो इल्जामात हैं पॉलिटिकल ना, करप्शन के, बहुत सारे मोरल। तो अगर तो कौन सी ऐसी सियासी पार्टी एग्जिस्ट करेगी जो इलेक्शन में आइंदा इतनी बड़ी जो है ना सीटें लेगी और
फिर नया सिस्टम बनेगा, नया जो है ना वो पॉलिटिकल सेटअप बनेगा। तो ये सारा जरा हमें एक्सप्लेन करेंगे। पार्टीज तो वही रहेंगी। मैं एक्चुअली आपका सवाल नहीं समझा। आपको समझ आई सवाल? नहीं समझ आ रही। वो कह रहे कौन सी पार्टी एग्जिस्ट करेगी अगर यही सूरत हाल रही? यही पार्टी एग्जिस्ट करेगी, जमात इस्लामी करेगी। जमात इस्लामी है। मजदूर किसान पार्टी भी घूम रही है शायद इधर उधर, पता नहीं। अब सोचते हैं इस पर, एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। कराची से फ़कीर बादशाह जी। हेलो जी सर। सर आपका बड़ा लाजवाब नाम है, फ़कीर बादशाह, पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। बस सर ये हम लोग सारे फकीर बादशाह तो सिर्फ ऊपर वाला है। ये आपका असली नाम है? जी सर बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड पे रखा हुआ है? जी सर बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये क्यों फ़कीर बादशाह क्यों रखा आपने? मतलब स्टोरी क्या है? दिल हमारा बादशाह है लेकिन हम नाम से। अरे यार मैंने तो बात करनी थी। चलो बैलेंस खत्म हो गया। जावेद खान है कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी I am an Indian from Karachi University. जी। My name is Mohammad Javed. जी। And I have done my BE in electronics from NID in the year 1989. I have got percentage 87.4. I did my job in Hamdard University, Baitul Hikma, as an assistant professor for 6 years in the era of Nawaz Sharif. And I have also done my job in the Iqra University for 3 years as an assistant professor. ठीक है, इस वक्त क्या कहना चाहिए? मसला ये है कि अब मैं इस हालात में हूँ कि 2018 से मैं जॉबलेस हूँ, मेरा बेटा भी जॉबलेस है और मैं अब जो सोच रहा हूँ कि रिक्शा ले लूँ। मैं एमफिल कर रहा हूँ और मैं रिक्शा ले लूँ और रिक्शा ड्राइवरी करूँ, क्योंकि ना इस वक्त जॉब है और ना हमारा कुछ असासे हैं कि हम कुछ कर सकें। हम बिल्कुल यानी कि घरेलू मामला हमारे। सर मैं अगर आपकी जगह होता ना, सर मैं आपकी जगह होता, काम में कोई शर्म नहीं है, मैं आपकी जगह होता और आप जैसे हालात होते मैं इस वक्त डेफिनेटली रिक्शा ले लेता। जी हाँ, जब चॉइस नहीं होती सर तो फिर बंदा क्या करे। मैं चलाना, लेकिन हालात ऐसे बिगड़ गए कि अब तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। यही कीजिए, इसीलिए कि किसी काम में शर्म नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आपकी हलाल रिस्क अगर आप कमा रहे हैं तो ठीक है, रिक्शा चलाएं, ये भी आजमाइश है, गुजर जाएगी, बेहतरी होगी, फिर आप कुछ और कर लीजिएगा। लेकिन ये मिसाल मत दिया करें कि जी तो क्या करूं, रिक्शा चलाऊं। रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। बहुत लोग चाहते हैं कि उनके पास इतना हो कि वो रिक्शा भी खरीद सकें। ये भी है सर। मतलब ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि मतलब आपके मसले को हम डाउन प्ले नहीं कर रहे, हरगिज़ नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने अपनी मिसाल दे दी, आपकी जगह होता डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मतलब भीख मांगने से तो बेहतर है मैं रिक्शा चलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अहमद खान जमाली हैं कराची से। जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक है सर? अल्लाह का शुक्र। तो बस मैं थोड़ा सा यही कहना चाह रहा था कि इस वक्त हर कोई ये कहना चाह रहा है जी महंगाई 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 तो है, महंगाई तो मसलन ये है कि इस वक्त एक हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, दूसरे हुकूमत को बचाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त सिर्फ बचाना और गिराना ये चल रहा है हमारे मुल्क में। अवाम जो गरीब है, जिनके घर में राशन नहीं है, जिनके घर में कुछ नहीं है, तो ये कर क्या रहे हमारी सिंध गवर्नमेंट या हमारी पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट है इस वक्त जो भी है, तो सारे मतलब ये कह रहे हैं यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं क्या आपने फरमाया, और कुछ नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। क्या करें? हाँ क्या करें? मीर अहमद तालपुर, आमिर तालपुर, मीरपुर खास से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मेरा सवाल ये है कि हम बचपन से जो निसाब में पढ़ते आ रहे थे कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो जगह विलादत है वो जिला ठट्ठा के नजदीक एक झिरक है, छोटा सा शहर वहाँ पे हुई थी, छोटा सा गांव है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जो जगह विलादत है वो है कराची के नजदीक है। काइंडली
थोड़ा सा तारीख के हवाला इसको से दे दीजिए क्या असल जी। इस पे खासी तहकीक हुई है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने भी अपने बचपन में देखा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं, पहली दूसरी तीसरी का जो कायदा होता था, तो उसमें यही था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है झिरक में पैदा हुए, फिर तहकीक हुई वज़ीर मेंशन में पैदा हुए। किसी ने साबित किया कि वज़ीर मेंशन जब कायद-ए-आज़म पैदा हुए तो वो थी नहीं, जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना पैदा हुई तो बना था वो वज़ीर मेंशन। तो मसला ये है कि हमें इत्तफाक, अच्छा ये सिर्फ एक तारीख का रोना नहीं है। जिन्ना साहब की लिंकेज में जो है तारीख़ पैदाइश कुछ और है, सिंध मदरसुल इस्लाम में कुछ और है, सरकारी तौर पे हम कुछ और मनाते हैं। करारदाद पाकिस्तान 24 तारीख मार्च को मंजूर हुई थी, लेकिन हम 23 मार्च मनाते हैं। पाकिस्तान की जो पहली सालगिरह है 15 अगस्त को, जिन्ना साहब ने रेडियो पे अपने पहले पैगाम में कहा कि आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी है, तो उसके एक साल बाद फिर वो 14 अगस्त हो गया। तो सिर्फ ये एक तारीख का किस्सा नहीं। अच्छा, मेरी भी 2 डेट्स हैं। हाँ, मैंने कहा कि मैं अपना भी हिस्सा डाल दूँगा इसके। बताएं। नहीं, मेरी बर्थ ईयर की भी 2 डेट्स हैं। एक तो गलती हो गई थी, तो मेरी मतलब शनाख्ती कार्ड में अलग है, पासपोर्ट हाँ, में तो ये हो जाता। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ा मसला बड़े होता है मसाइल हैं हर तारीख के साथ तकरीबन। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इंशाल्लाह मंडे को फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।